Hello everyone, welcome to Cappy Novel World. अध्याय 46। वे लोग 5 अक्टूबर 2120 को मेरे खेत और घर में घुस आए और मैं 6 अक्टूबर तक उन्हें जान से मारने के लिए तैयार था। जैसा कि मुझे शक था, वे अकेले नहीं आए थे, जैसा कि उन्होंने मुझसे वादा किया था। नहीं, इन लोगों को अपने साथ और भी आदमी लाने थे। अब मुझे समझ आया कि लियू वेई पीछे की तरफ अतिरिक्त झोपड़ियां और खलिहान क्यों बनवाना चाहता था। सामान रखने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो जिस घर के बारे में मैं कभी शिकायत करती थी कि वह बहुत शांत है, अब उस पर 100 से ज्यादा आदमियों का कब्जा हो गया था। और वे सचमुच इतने शांत नहीं थे। यहाँ तक कि जब वे शांत रहने की कोशिश करते थे तब भी नहीं। अगर मेरा मूड खराब न होता तो मैं पूरी तरह मान लेती कि उन आदमियों के मामले में मुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वे उच्च प्रशिक्षित सैनिक थे और उनका व्यवहार भी वैसा ही था। वे मेरे खेतों से होकर नहीं गुजरे। जब भी उन्हें किसी कारण से घर में आना होता था, वे बहुत ही विनम्र रहते थे। सच में, उनका व्यवहार उन सभी लोगों से कहीं बेहतर था जिन्हें मैंने पुराने परिसर में आने दिया था। लेकिन इतने सारे पुरुष और एक भी महिला नहीं। मैंने लियू वेई से इस बारे में पूछा तो उसने बस कंधे उचका दिए और कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस बयान का क्या मतलब निकालूं, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझसे मेरे फैसलों पर सवाल उठाए जाते तो मुझे खुशी नहीं होती, तो मैं उससे सवाल क्यों करूं? इसके अलावा टीमों में महिलाओं की अनुपस्थिति का मतलब था कि कोई झगड़ा भी नहीं होता था, जो वाकई बहुत अच्छा था। इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाओं के एक साथ होने से झगड़े होते थे, बस वे अक्सर होने लगते थे। मुझे पूरा यकीन है कि महिलाएं टीमों में आसानी से घुल-मिल जाएंगी और पुरुषों जितनी ही उपयोगी साबित होंगी। लेकिन महिलाओं के साथ समस्या ये थी कि हम प्रतिस्पर्धी थीं। हम हर चीज़ के लिए प्रतिस्पर्धा करती थीं और जब किसी और के पास कुछ ऐसा होता था जो हमारे पास नहीं होता था, तो हमें बर्दाश्त नहीं होता था। सच में, भले ही हम उसे न चाहें, वह फिर भी हमारा ही होता था। हो सकता है कि मैं लियू वेई या वांग चाओ के साथ रिश्ते में न हूँ, लेकिन वे मेरे थे। किसी और महिला का ऐसा सोचना उनके लिए मौत की सजा के बराबर था। या शायद मुझे इसे प्रतिस्पर्धा से ज्यादा क्षेत्रीयता के रूप में देखना चाहिए। जो भी हो, महिलाओं में इसकी कोई कमी नहीं थी। मुझे गलत मत समझिए, ऐसा नहीं है कि महिलाएं आपस में मिलजुल कर नहीं रह सकती, लेकिन ऐसा होने के लिए विशेष परिस्थितियां होनी चाहिए। मुझे अभी तुरंत कोई उदाहरण याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसे उदाहरण जरूर होंगे। लेकिन ऐसा लगता था कि जब पुरुषों के बीच आपस में कोई समस्या होती थी, तो उसे सुलझाने के बाद वह मामला खत्म हो जाता था। महिलाओं के साथ दूसरी समस्या क्या थी? महिलाओं के साथ कभी भी कोई काम पूरा नहीं होता था। कभी। मुझे देखो, मैं मौत के मुंह से वापस आ गया, सिर्फ इसलिए कि किसी ने मुझे गुस्सा दिला दिया था। लेकिन उस बात का यहाँ कोई महत्व नहीं था। वे लोग मेरे साथियों के अधीन थे। मेरे साथियों, आप समझ ही गए होंगे कि मेरा मतलब किनसे है, और वे मुझे ज्यादातर समय अकेला छोड़ देते थे। लेकिन आज का दिन कुछ ऐसा ही था जब उन्होंने मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास बड़े ही शानदार तरीके से दिलाया। मुझे नहीं पता कि वे हर दिन ट्रेनिंग के समय क्या करते थे, लेकिन कसम से कहूं तो उस समय पूरा घर कांप उठता था। मैं ऊपर अपने बेडरूम में छिपकर कुछ देर अकेले रहना चाहती थी, तभी मुझे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैंने चिल्लाकर अंदर आने को कहा और अपने बनाए हुए खोल से बाहर झांका। देखा कि वांग चाओ और लियू वेई खड़े हैं, तो मैंने उनकी तरफ पीठ करके धीरे से बुदबुदाया, तुम्हारे पास उन सभी आदमियों के खाने पीने और रहने का इंतजाम करने के लिए ठीक 24 दिन हैं। मेरे सामान में से चोरी मत करना। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। बिल्कुल, प्रियतमा, हमने सब कुछ संभाल लिया है। वे पहाड़ों के पीछे वाले इलाके पर कब्जा करने वाले हैं और एक बार सब कुछ व्यवस्थित हो जाए, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि वे वहाँ हैं। और सोचो, प्रशिक्षित लोगों द्वारा मुफ्त गश्त, लियू वेई मेरे बगल में बैठते हुए बोला। मुझे लगा कि उसकी बात में दम है। फीनिक्स कंपाउंड के विपरीत, ये लोग बहुत प्रशिक्षित थे। ठीक है, वे रह सकते हैं। छोटी बच्ची, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, वांग चाओ ने ऐसी आवाज में कहा जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने एक बार फिर अपना सिर बाहर निकाला, ये सोचकर कि सरप्राइज क्या हो सकता है। हर बार जब वे मुझे कोई सरप्राइज देते थे, तो वह हमेशा कुछ अच्छा ही होता था। और हथियार, और खाना, और सब कुछ। मुझे सरप्राइज वाकई पसंद आने लगे थे। मैं झटपट अपने खोल से बाहर निकली और पैर मोड़कर बैठ गई। मुझे यकीन है कि अगर मैं पिल्ला होती तो मेरी पूंछ बेकाबू होकर पीछे की ओर हिल रही होती। सौभाग्य से
मैं पिल्ला नहीं थी, लेकिन इससे मेरे अंदर कंपन होना बंद नहीं हुआ। मेरा सरप्राइज क्या है? मैंने चारों ओर देखते हुए पूछा। कुछ भी न देखकर मैंने उन्हें शक भरी नजरों से देखा। मेरा सरप्राइज कहाँ है? वांग चाओ ने अपने पीछे छिपाकर रखी एक छोटी सी पेटी निकाली। लियू वेई के बगल में बिस्तर पर बैठे हुए उसने वह पेटी मुझे थमा दी। अंगूठी के लिए बहुत बड़ी है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। चमकीली अंगूठी तो बिल्कुल नहीं। अंदाजा लगाना बंद करो और बस इसे खोलो, लियू वेई ने मेरे हेडबोर्ड से टेक लगाते हुए और आराम से बैठते हुए कहा। मैंने डिब्बा खोला और अपने सामने कपड़े पर पड़ी सिरिंज पर नजर डाली। पिछले 7 दिनों से पूरे देश में टीके लगाए जा रहे थे, लेकिन हमने तय किया था कि जो भी व्यक्ति फार्म में रुकेगा उसे फार्म में ही टीका लगवाना होगा ताकि हम उसकी निगरानी कर सकें। लेकिन सुई पर लिखा नाम उस ब्रांड से अलग था जो वे देश के नागरिकों को दे रहे थे। यह आखिरी सुई है जो हमने देशम से ली है, वांग चाओ ने कहा और वह भी हेडबोर्ड से टिक गया। ऐसा लग रहा था कि वे कहीं जाने वाले नहीं हैं और न ही जल्द ही जाने वाले हैं। अब तुम्हारी बारी है प्रियतमा, और हम हर पल तुम्हारे साथ रहेंगे, लियू वेई ने वादा करते हुए आगे झुककर मेरे हाथों से धीरे से डिब्बा ले लिया। मैंने अपनी हुडी उतार दी। कोई बुरा मत मानना, मैं अपने कमरे में अकेली थी और सोने के लिए तैयार थी। हुडी, स्पोर्ट्स ब्रा और ट्रैक पैंट पहनना जरूरी था। रोइंदार मोजे उतने जरूरी नहीं थे, लेकिन जब आराम करने का मन होता था तो मैं उन्हें पहन लेती थी। मैंने अपना बायां हाथ लियू वेई की ओर बढ़ाया जब वह मुझे वह टीका लगाने की तैयारी कर रहा था जो मेरी जिंदगी को एक बार फिर बदल देगा। मैं ज़ॉम्बी नहीं बनूंगा क्योंकि मेरे पास पहले से ही पर्याप्त शक्ति थी और आनुवंशिक रूप से भी मैं शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रवृत्त था, लेकिन फिर भी वांग चाओ को देखते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मेरे चेहरे पर घबराहट और कुछ और भाव छा गए। हम पूरे समय यहीं रहेंगे, उसने लियू वेई के शब्दों को दोहराते हुए कहा। उसने अपनी हथेली मेरे गाल पर रखी और अपने अंगूठे से मुझे धीरे से सहलाया। जब लियू वेई ने मुझे वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया तब मैं उसकी आंखों में गहराई से देख रही थी। मैंने तब तक उसकी आंखों को थामे रखा जब तक कि दर्द ने मेरे पूरे शरीर को जकड़ नहीं लिया और मैं बेहोश हो गई। अध्याय 47। क्या तुम्हें लगता है कि वह ठीक है? लियू वेई ने 100वीं बार पूछा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। उसने उसके बालों को चेहरे से हटाया और उसकी कोमलता और मुलायम त्वचा को निहारते हुए कहा, मानो वह उसे छूना बंद ही नहीं कर पा रहा हो। वांग चाओ अपनी जगह से थोड़ा खिसकी और उसके दाहिनी ओर बैठ गई। उसका हाथ मजबूती से उसके बड़े हाथ में थाम लिया। उसे कभी पता ही नहीं था कि वह कितनी छोटी, कितनी नाजुक थी, जब तक उसने उसे इस हालत में नहीं देखा। ली दाएलू को टीका लगने के बाद वे कमरे से बाहर नहीं निकले। अगर कोई सवाल या बात करनी होती तो वे या तो कमरे के अंदर से ही बात करते या बारी बारी से बाहर जाते। उन्होंने टुकड़ी के नेताओं को जरूरी सामान इकट्ठा करने का जिम्मा सौंपा, जिसमें उनकी बनाई सूचियों के साथ साथ ली दाएलू की सूचियों से उन्हें जो याद था वो भी शामिल था। इस तरह जब वह जागेगी तो उसे ऐसा नहीं लगेगा कि वह तय समय से पीछे चल रही है। लेकिन पिछले 5 दिनों में उसे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा गया। यही सबसे बड़ी चिंता थी। जब बाकी सभी ने टीका लगवा लिया था, यहाँ तक कि उसने और लुई वेई ने भी, तो 48 घंटे तक उन्हें करवटें बदलते रहने, बुरे सपने आने और बुखार जैसी परेशानियां झेलनी पड़ी। लेकिन उसके साथ कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। दरअसल ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह जीवित है, उन्हें उसके शरीर पर ऑक्सीजन और हृदय गति की निगरानी करने वाली मशीन लगानी पड़ी। उसकी सांसें उथली थीं, बहुत कम अंतराल पर आ रही थीं, और जब वह सांस लेती भी थी तो उसकी छाती मुश्किल से ही ऊपर नीचे होती दिखाई देती थी। उसमें मृत्यु की खामोशी थी, जीवन की बस एक झलक थी, जैसे अंधेरे में टिमटिमाती एक मोमबत्ती। वह ठीक हो जाएगी, वांग चाओ ने कहा, और किसी और नतीजे को स्वीकार नहीं किया। अगर वह पलट भी गई तो भी वह उसके साथ रहने के लिए उसके झुंड में शामिल हो जाएगा। वह खास है, मेरा मतलब यही है, लियू वेई गहरी सोच में डूबे हुए बोले। वह इतनी खास है कि उसका अभी हमारे साथ होना किसी चमत्कार से कम नहीं है, उन्होंने धीरे धीरे बोलते हुए कहा, मानो अगर उन्होंने अपनी चिंताएं जोर से कह दी तो वे सच हो जाएंगी। लेकिन क्या होगा अगर यह टीका या जो भी उसके शरीर में प्रतिक्रिया कर रहा है उसे उसकी दुनिया में वापस भेज दे और हमारे पास जो बचे वह शहर एक वाली दाइलू हो? वांग चाओ कुछ देर रुका, मानो उसने इस बारे में पहले कभी सोचा ही न हो। उसने उससे कबूल किया था कि जब लियू वेई को टीका लग रहा था तब वह एक लोक से दूसरे लोक में चली गई थी, लेकिन इससे उसे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर टीके से ज़ॉम्बी जिंदा हो सकते हैं और एक ईएमपी इलेक्ट्रॉनिक पावर पंप उनकी दुनिया को तबाह कर सकता है,
तो वह एक लोक से दूसरे लोक में क्यों नहीं जा सकती, उसके बाद दोबारा जन्म लेने के लिए। लेकिन अगर इस टीके से उसकी मौत हो गई या उसे वापस ऐसी जगह भेज दिया गया जहां उस तक पहुंचना संभव नहीं था। कुछ मिनट सोचने के बाद उसने बोलना शुरू किया, अगर जागने वाली औरत हमारी छोटी बच्ची नहीं है तो हम उसे मार डालेंगे या एलिसियन फील्ड से बाहर निकाल देंगे। लेकिन मैं किसी को उसके शरीर में घूमते हुए बर्दाश्त नहीं करूंगा जो वह नहीं है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो वह शरीर शुरू से ही उसका नहीं है, लियू वेई ने जवाब दिया। उसकी आंखें बंद थीं क्योंकि वह उसके बिना भविष्य के बारे में सोच रहा था। मैंने इसे चाटा है, यह मेरा है। दोनों आदमियों के बीच से धीमी कांपती हुई आवाज आई। चौंककर उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें अब तक की सबसे खूबसूरत नीली आंखें दिखाई दी। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इसे चाटा है, यह मेरा है। अब पीछे नहीं हट सकता। वांग चाओ ने पूरी गंभीरता से सिर हिलाया। तुम सही हो, तुमने इसे चाटा है, ये तुम्हारा है। उसने ऐसे कहा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा व्यापारिक निर्णय लिया हो और शहर एक में सभी को इसका पालन करना ही हो। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। उसने थकी हुई मुस्कान बिखेरी और फिर से सो गई। लेकिन इस बार पुरुष ज्यादा निश्चिंत थे। वे उसके बगल में कंबल के नीचे घुस गए और तीनों ने एक बेहद जरूरी झपकी ली। ली दायलू को अपने सपनों में बस इतना ही याद था कि वह घोर अंधेरे में अकेली थी। उसे यह नहीं पता था कि ऊपर कौन सी दिशा है और नीचे कौन सी दिशा। अंधेरे के साथ साथ चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। पहले तो ये सुकून देने वाला था, ये जानकर कि वह अकेली है और उसे किसी की या किसी बात की चिंता नहीं करनी है। लेकिन फिर सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि कान सुन्न हो गए। उसे अब भी अंधेरा अच्छा लग रहा था, बस यूं ही स्थिर रहने की आज़ादी, बिना कुछ करने की जल्दी के। लेकिन फिर उसने सन्नाटे को तोड़ने के लिए गुनगुनाना शुरू कर दिया। गुनगुनाना कुछ देर तक कारगर रहा, लेकिन जैसे ही उसने गुनगुनाना बंद किया, सन्नाटा फिर से भयंकर रूप से लौट आया। फिर उसने कुछ और देखा। यह उसके पैर की उंगलियों से शुरू हुआ। अंधेरे की उंगलियां उसकी उंगलियों को अपने कब्जे में ले रही थीं। वह भावहीन होकर अपनी उंगलियों को अंधेरे में गायब होते देख रही थी। एक पल का ठहराव आया, मानो अंधेरा उसकी प्रतिक्रिया की परीक्षा ले रहा हो, और फिर उसकी उंगलियों के सिरे भी गुलाबी से काले होने लगे। वह एकाग्रचित भाव से देखती रही कि अंधेरा उसके नाखूनों से लेकर अंगूठे तक, उसके पहले जोड़ तक कैसे फैल गया, मानो वह धीरे धीरे अपने हाथों को पानी में डाल रही हो और उसे सतह के नीचे जाते देख रही हो। अंधकार धीरे धीरे बढ़ता गया, उसके पैरों से लेकर टखनों तक, टांगों तक, हाथों से लेकर कलाई तक और बाहों तक। शुरुआत में भले ही यह धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन फिर इसकी गति तेज हो गई और इसने उसे पूरी तरह से अपने शिकंजे में ले लिया। उसने चीखने के लिए या आखिरी सांस लेने के लिए अपना मुंह खोला, उसे खुद भी नहीं पता था। लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, ऐसा लगा जैसे उसने द्वार खोल दिए हों और सारा अंधकार उसके मुंह के रास्ते उसके शरीर में समा गया, जब तक कि कुछ भी बाकी नहीं बचा। उस स्थान के भीतर का अंधेरा भी उसके अंदर समा गया, उसका शरीर सब कुछ सोख रहा था। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह एक जंगल के किनारे पर थी और नीचे एक ऐसे शहर को देख रही थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये किसी जल निकाय के किनारे बसा था, शायद समुद्र तट के पास या ऐसी ही किसी जगह पर। शहर के केंद्र में मौजूद इमारतें लगभग ढह चुकी थीं, हालांकि कुछ अभी भी खड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बम धमाका हुआ हो। इतनी दूर से भी वह मरते हुए लोगों की चीखें सुन सकती थी, सचमुच उनकी जान जाते हुए महसूस कर सकती थी। फिर उसने उन आवाज़ों को सुना, उन पुरुषों की आवाज़ें जिन्हें वह पहचानती थी। दूर तक देखने पर, इमारतों के पार नीचे सड़कों पर, उसने अपने आदमियों को अपने साथियों के घेरे में खड़े देखा। उनके चारों ओर, जहां तक नजर जाती थी, हल्के नीले और बैंगनी रंग का एक विशाल सागर फैला हुआ था। क्रोध से चीखते हुए उसने महसूस किया कि उसकी नीली लौ जीवंत हो उठी है और गुलाबी लौ को इस तरह लपेट रही है मानो उसकी रक्षा कर रही हो। जैसे जैसे उसकी गुलाबी और नीली लौएं आपस में और अधिक कसती गईं, उन्होंने एक हल्की बैंगनी लौ का निर्माण किया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही उसकी नई लवेंडर लौ निकली, वह अपने आसपास के हर जीवित प्राणी की जीवन शक्ति को महसूस कर सकी, अपने आदमियों से लेकर ज़ॉम्बीज़ तक और स्वयं पृथ्वी तक। और तभी वह जाग उठी। सपना धीरे धीरे धुंधलाने लगा और उसने देखा कि उसके साथी उसे घूर रहे हैं। अध्याय 48। मुझे लगा था कि मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन इंजेक्शन लगने के बाद और उसके साथ आए दर्द की लहर के बाद जो कुछ भी हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। और मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि मुझे याद नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे पता है कि लड़कों को पूरे 2 दिन तक बुरे सपने आते रहे और मुझे ये भी पता है कि उसके बाद वे कितने बदल गए थे।
मैंने सोचा था कि शायद इस प्रक्रिया के दौरान मुझे इस शरीर से कुछ यादें मिल जाएं, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या आप जानना चाहते हैं कि मुझे वास्तव में क्या पसंद नहीं आया? ये जानकर कि मैं 5-5 दिनों के लिए बेहोश हो गया था। 12 अक्टूबर की शाम हो चुकी थी और सब कुछ बदलने में केवल 19 दिन बचे थे। मैं खुशकिस्मत था कि लड़कों ने ये सुनिश्चित किया कि उनके आदमियों को आपूर्ति मिलती रहे। उन्होंने गैस के लिए भंडारण टैंक भी मंगवा लिए और वान चाओ ने उन्हें और मजबूत बना दिया ताकि वे लंबे समय तक चल सकें। पता नहीं किसका दिमाग काम आया, लेकिन किसी ने गैस स्टेबलाइजर भी हासिल कर लिया जिससे गैस 6 महीने से भी ज़्यादा समय तक खराब नहीं होती। अगर मुझे उनकी कार्यकुशलता का पता होता तो मैं उन्हें बहुत पहले ही अपने साथ ले लेता। हम तीनों सोफे पर एक दूसरे से चिपक कर बैठे हुए बचे हुए कामों के बारे में बातें कर रहे थे। बैकग्राउंड में टीवी चल रहा था। तभी लियू वेई का फ़ोन बज उठा। उसने अपना हाथ मेरे कंधों से हटाए बिना ही फ़ोन उठा लिया। हेलो, उसने लापरवाही से कहा, ये देखने की जहमत भी नहीं उठाई कि वास्तव में कौन फ़ोन कर रहा है। सावधान रहो बड़े भाई, कुछ चेतावनी आ रही है, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। मैंने अपना सिर झुकाया और अपने बगल में बैठे आदमी को देखा। बड़ा भाई, लियू वेई के भाई बहन भी थे। ये क्या, मुझे कैसे पता नहीं चला? अब मुझे खुद पर एक घटिया दोस्त होने का एहसास हो रहा था। वान चाओ ने जो हाथ मेरी गोद पर रखा था, उसने मेरी जान को ऐसे दबाया मानो मुझे चिंता न करने के लिए कह रहा हो। मैं जानती थी कि वह अभी तक मन पढ़ने की शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता था, और सच कहूं तो यह अपेक्षित ही था, इसलिए मैं अब इस बात से ज्यादा परेशान नहीं थी। लेकिन रुकिए, क्या आपको पहले से ही चेतावनी दी जा रही है? क्या तुम एक बार अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करोगे, यूज़े? लियू वेई ने आराम से बैठने की कोशिश करते हुए बुदबुदाया। अगर उसे पता होता कि यह उसका भाई है तो शायद वह जवाब ही नहीं देता। दादाजी और वो बाई ही अगले कुछ हफ्तों में आपसे मिलने आ रहे हैं। मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। समझ गया, मुझे यथासंभव अपडेट करते रहना। 1 नवंबर के बाद आप इधर उधर भटकना नहीं चाहेंगे। मुझे पता है, व्यंग्यात्मक आवाज ने कहा। लेकिन तुम मुझे वजह तो बताओगे नहीं। क्या तुमने उन आदमियों से निपट लिया? लियू वेई ने पूछा। ज्यादातर मामलों में कुछ लोग तब भूमिगत हो गए जब उन्हें पता चला कि हम क्या कर रहे थे। लियू वेई ने सिर हिलाकर सहमति जताई। और आपकी वैक्सीन लगवाने की अपॉइंटमेंट कब है? 18वां। किसी भी कारण से उन्हें आपको अस्पताल में न रखने दें। किसी सुरक्षित स्थान पर जाएं और खुद को एक कमरे में बंद कर लें। सुनिश्चित करें कि पुरुष भी ऐसा ही करें। मुझे पता है, तुमने इसका जिक्र कई बार किया है, आवाज ने चिढ़ भरे लहजे में कहा। ये सुनकर मुझे हल्की सी हंसी आ गई। तुम्हारे बगल में कोई है? अब आवाज गुस्से से भड़क उठी, मानो मेरे यहाँ होने से उसे बहुत बुरा लग रहा हो। लियू वेई ने सहमति में गुनगुनाया और अपनी एक शरारती मुस्कान के साथ मेरी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भाभी। उसके इस बनावटी मजाक पर मैंने अपनी आंखें घुमाई और अपना ध्यान वापस टीवी पर लगा दिया। जब से वे यहाँ रहने आए हैं, उनके आदमी मुझे भाभी कहकर बुलाने लगे हैं। यह मजाक पुराना पड़ चुका था, जिससे मुझे चिढ़ होने लगी थी, लेकिन अब मैं किसी और को यह उपाधि लेने नहीं दे सकती थी। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। महिलाओं का क्षेत्रीय रवैया और इस तरह की बातें। कुछ मिनटों तक फ़ोन की दूसरी तरफ सन्नाटा छाया रहा, फिर लियू वेई ने फ़ोन रख दिया। उसने अपना ध्यान वापस टीवी की ओर लगा दिया, मानो फ़ोन रखने के साथ ही सब कुछ खत्म हो गया हो। मुझे वान चाओ की हल्की हंसी सुनाई दी, लेकिन मैंने उसे अनसुना करना ही बेहतर समझा। तो तुम्हारा एक भाई है? मैंने यह जताते हुए पूछा जैसे कि टीवी इस समय सबसे दिलचस्प चीज़ हो। दरअसल ऐसा नहीं था, और न ही उसका भाई। हाँ, लियू वेई ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा। जब उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उन्हें पता था कि वे मौत के कितने करीब थे। उसे कुछ पता नहीं है, वान चाओ ने कहा, उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान, और लियू वेई की ओर देखते हुए उसने जो चुनौती भरा भाव दिखाया, उसे देखकर मुझे झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमानी पड़ी। तुम मेरे भाई के बारे में जानना चाहते हो? लियू वेई ने आश्चर्य से पूछा, मानो मेरे द्वारा उसके बारे में कुछ भी जानना बिल्कुल अप्रत्याशित था। जरूर, मैंने कहा, उसे फंसाने की तैयारी करते हुए। देखते हैं कि वह इसमें कूदता है या नहीं। ज्यादा कुछ बताने को नहीं है। वह मुझसे लगभग 3 साल छोटा भाई है। हम साथ साथ बड़े नहीं हुए, लेकिन जब मैं सिटी ए में हूँ तो वह सिटी एच में मेरे कुछ कारोबार संभाल रहा है। मैंने सहमति में सिर हिलाया और फिर बोलना शुरू किया। और आपकी एक बहन है, या यहाँ महिला चचेरी बहन को जो भी कहते हैं।
मेरे चेहरे पर हैरानी के भाव छा गए, जैसे वह समझने की कोशिश कर रहा हो कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। नहीं, कोई महिला रिश्तेदार नहीं, बस मेरे दादाजी और मेरा छोटा भाई। वाह, एक और दादाजी, क्या वे भी पुराने गुरुजी जितने ही मिलनसार हैं? मैंने व्यंग्य से भरी आवाज में पूछा। हाँ, उसने कहा। अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ किस ओर जा रहा है। मेरा मतलब है, वे दोस्त हैं। वाह, एकदम सही, मैंने मन ही मन बुदबुदाया। मुझे वांग यी चेन जैसे एक और बूढ़े आदमी की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। तो फिर, अगर आपके कोई महिला रिश्तेदार नहीं है, तो वो बाई ही कौन है? रिक्रिएशन रूम में सन्नाटा छा गया क्योंकि वांग चाओ और मैं दोनों लियू वेई को देख रहे थे। वांग चाओ के चेहरे से वह शरारती मुस्कान कभी नहीं हटी। जी हाँ, लियू वेई, वो बाई ही आखिर कौन है और वह तुमसे मिलने क्यों आ रही है? उसने पूछा और अपने दोस्त के खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का इंतजार करने लगा। मेरी पूर्व मंगेतर, लियू वेई ने धीरे से कहा, मानो उसे अभी अभी एहसास हुआ हो कि वह मुसीबत में है। मैंने सिर हिलाकर सहमति दी और उसका हाथ अपने चारों ओर से हटा दिया। क्या उसे पता है कि वह उसकी पूर्व मंगेतर है? मैंने पूछा। फिलहाल मैं उससे बहुत प्रभावित नहीं थी। उसे शादी करनी चाहिए, लेकिन वह इसे मानने से इनकार करती है। मैंने अनगिनत बार शादी से इनकार किया है। मैंने तो दादाजी से यहाँ तक कह दिया था कि अगर वह उसे परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो वे खुद उससे शादी कर लें। यहाँ तक कि यूजेग ने भी उससे शादी करने से इनकार कर दिया है। लियू वेई ने खुद को उस मुश्किल से निकालने की बेताब कोशिश करते हुए कहा जिसमें वह खुद फंस गया था। खैर, जब वे यहाँ आएंगे तब पता चल जाएगा, है ना? मैंने खड़े होकर उन दोनों आदमियों की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन तब तक अपने हाथ संभालो, वांग चाओ, कहीं तुम्हारे पीछे भी औरतें न पड़ जाएं। अध्याय 49। वांग चाओ ने पूरी मासूमियत से अपने हाथ ऊपर उठाए। नहीं, उसके विपरीत, मेरे बचपन के कोई बंधन नहीं है, उसने आश्वस्त करने वाले लहजे में कहा। जब उसने अपनी नज़र लियू वेई की ओर घुमाई तो उसके चेहरे के भाव देखकर मुझे हंसी आ गई, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। बचपन का रिश्ता, इसमें कोई हैरानी नहीं कि वह सोचती है कि तुम उसकी हो, मैंने भी लियू वेई की ओर देखते हुए कहा। नहीं, मैंने उसे शायद एक बार देखा था जब मैं 9 साल का था और वह आखिरी बार था। मैं उससे शादी नहीं करूंगा और मैं उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। मैंने गुनगुनाया, चाहे सहमति और समझ के साथ या असहमति के साथ। मैंने उसे खुद ही इसका हल निकालने दिया। मैं कमरे से बाहर निकला और सोने चला गया। आने वाले दिनों में सुझाने के लिए बहुत कुछ होगा। लियू वेई के दिमाग से खेलना तो बस एक छोटा सा मनोरंजन था। अगर उसे सच में लगता था कि मैं किसी अनजान लड़की के लिए पीछे हट जाऊंगी सिर्फ इसलिए कि उसके परिवार ने उन दोनों के लिए कुछ तय किया है, तो वह मुझे समझ नहीं पाया। मुझे गलत मत समझिए, मैं कभी भी उसके और उस लड़की के बीच नहीं आती जिससे वह प्यार करता था या जिसे वह पसंद करता था। मैं शायद खुश न होती, लेकिन मैं इतनी अच्छी तरह से दिखावा कर सकती थी कि उसे कभी पता ही न चले कि मैं कैसा महसूस करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था, इसलिए उसके विचार और भावनाएं मेरे लिए मायने नहीं रखती थी। और अगर वह मेरे रास्ते में ज्यादा दखल देती, तो हमेशा पहला कदम ही लागू होता। 2 हफ्ते और बीत गए। सब लोग अपनी अपनी मनचाही चीजें जुटाने की कोशिश कर रहे थे और फार्मा आने वाले समय के लिए तैयारी कर रहा था। हमें यूजेक से कोई खबर नहीं मिली, इसलिए हमने मान लिया कि सब ठीक है और उन्होंने मिलने न आने का फैसला किया है। हमने तहखाने में एक तरह का क्लासरूम बनाया, जहां मैं ज़ॉम्बीज़ के बारे में कुछ पढ़ा रहा था। वे क्या थे, उन्हें कैसे मारा जा सकता था, उनकी कमजोरियां और क़यामत के दिन इंसानों का क्या हाल होगा। मुझे नॉर्मल-सी बायस और ईएमपी के बाद पहले कुछ दिनों पर इसके पड़ने वाले असर को समझाने में थोड़ा समय लगा। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि किसी सामान्य व्यक्ति को यह एहसास होने में कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं कि कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा या हालात पहले जैसे नहीं होंगे। इससे 70% से ज़्यादा आबादी प्रभावित हुई, इसलिए बाकी 30% ने इसका पूरा फायदा उठाया और ईएमपी के बाद लगभग तुरंत ही ज़रूरी सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब अधिकांश आबादी को यह एहसास हो गया कि हालात पहले जैसे सामान्य नहीं होने वाले हैं, तब तक जीवित रहने के लिए आवश्यक अधिकांश सामान, जब वे उसे खोजने गए, तब तक खत्म हो चुका था। शहरों में तबाही इसलिए नहीं मची क्योंकि ज़ॉम्बीज़ ने इमारतें उड़ा दी, खिड़कियां तोड़ दी या गाड़ियां घरों से टकरा दी। ये सब इंसानों की करतूतें थीं। असल में, मुझे पूरा यकीन है कि ज़ॉम्बीज़ किनारे खड़े होकर अपनी खौफनाक मुस्कान बिखेर रहे थे, जबकि इंसान उनके आसपास लगभग सब कुछ नष्ट कर रहे थे। कम से कम मैं सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त पुरुषों से बात कर रहा था,
इसलिए वे मानवता के सबसे बुरे रूप को देखने के आदी थे और मेरी बात समझ सकते थे। प्रलय के बाद शहरों के वे सभी दृश्य, विनाश, उजाड़पन, ये सब मनुष्यों के कारण हुआ था। जब कानून और व्यवस्था ध्वस्त हुई तो मानवता और सामाजिक मानदंड भी नष्ट हो गए। लेकिन मुझे लगता है कि इसका दोष ज़ॉम्बीज़ पर डालना ज़्यादा आसान है। फार्म का काम मेरी कल्पना से कहीं बेहतर चल रहा था, जितना मैं अकेले कभी सोच भी नहीं सकता था। मेरे सारे छोटे छोटे गुप्त ठिकाने बाहर से अच्छी तरह छिपे हुए थे और अंदर से गैर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सुरक्षित रूप से बंद थे। मैं अपने घर के सामने खड़ी होकर उस जगह को देख रही थी जिसे मैंने पहली नज़र में ही स्वर्ग मान लिया था और एक गहरी सांस ली। 28 अक्टूबर का दिन था, 3 दिन बाकी थे और तैयारी के लिए मिले 1 साल में मैंने वो सब कुछ हासिल कर लिया था जो मैं चाहती थी, बल्कि उससे भी ज़्यादा। मैं अपने इस स्वर्ग में खुशी खुशी रहूंगी और अपने घर के बाहर की दुनिया से कोई वास्ता नहीं रखूंगी। सब कुछ एकदम सही था। जब तक कि लियू वेई नाम के उस कमीने ने अपना फ़ोन नहीं उठाया, तब तक मेरी पूरी दुनिया आग की लपटों में नहीं घिरी थी। सच कहें तो पुरुष फायदे से ज़्यादा परेशानी का सबब थे। मुझे महसूस हुआ कि वह धीरे धीरे मेरे पीछे सामने के दरवाजे से बाहर आ रहा है, सावधानी से मेरे ओर बढ़ रहा है जैसे मैं कोई टाइम बम हूं जो उसे कभी भी मार सकता है। मैंने पीछे मुड़कर उसके चेहरे के हाव भाव देखे और उसके चेहरे पर हंस दी। फिर मैं उसकी ओर मुड़ी ये देखने के लिए कि वह ऐसा क्या कहने या करने वाला है जिसके कारण उसने मुझे इस तरह देखा। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। ये कैसा चेहरा है। सब कुछ तैयार है और हमारे जीवन में बदलाव आने से पहले हमारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। हमें जश्न मनाना चाहिए। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं तुम्हें जान से मार दूंगी? मैंने पूछा और देखा कि वान चाओ उसके पीछे से आया और उसे रास्ते से हटाकर मुझे पीछे से गले लगा लिया। मैं दोनों आदमियों को देखकर उलझन में पड़ गया। आखिर चल क्या रहा था? हम सब तैयार थे। सचमुच हर वो चीज़ जो मैं सोच सकता था यहाँ फार्म पर मौजूद थी। मुझसे क्या छूट रहा था? मैंने अभी अभी यूजेक से फ़ोन पर बात खत्म की है, लियू वेई ने अपने चश्मे के पीछे से मेरी ओर देखते हुए कहा। ठीक है, और? मैंने पूछा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बात किस ओर जा रही है। हमने उसे यथासंभव चेतावनी दे दी थी, बिना ये कहे कि दुनिया का अंत आ रहा है, आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। तो फिर उसने फ़ोन क्यों किया? उसने मुझे ये बताने के लिए फ़ोन किया कि वह, दादाजी, वो बाई और उसके कुछ आदमी यहाँ आ रहे हैं। उसके शब्द रुक गए और उसने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे वह सारी बात समझने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है, क्यों? मैंने पूछा। मुझे अभी भी यकीन नहीं था कि इसमें मेरा क्या रोल होगा। वे विमान से नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वे गाड़ी से जा रहे हैं। सीधे सीधे बता दो, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, मैंने गुस्से में कहा और वान चाओ ने मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, मानो मुझे ये याद दिलाने के लिए कि वह मेरे साथ है। सिटी एच यहाँ से कम 1 सप्ताह की ड्राइव पर है। तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो, मैंने गुर्राते हुए कहा। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझे ऐसे क्यों देख रहा था जैसे उसने अभी अभी हेड्स को मार डाला हो। जब ईएमपी विस्फोट होगा और अस्पतालों से ज़ॉम्बी और इंसान बाहर निकलेंगे तब वे गाड़ी चला रहे होंगे। ठीक है, अब मुझे उसकी चिंता समझ में आने लगी थी, लेकिन मुझे अभी भी यह समझ नहीं आ रहा था कि यह हमारी समस्या क्यों है। उन्होंने ही तो अब जाने का फैसला किया था, जबकि हमने यूजेक को चेतावनी दी थी कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लियू वेई ने अपनी आंखें इस तरह बंद कर ली मानो उसके मुंह से निकलने वाले अगले शब्द उसके द्वारा कहे गए सबसे कठिन शब्द होंगे। मैं उन्हें वहां अकेले सब कुछ संभालने के लिए नहीं छोड़ सकता। वान चाओ और मैं कुछ आदमियों को लेकर कल निकलेंगे, इस उम्मीद में कि हम उनसे मिल पाएंगे। हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ आओ। क्या? मैंने उसे ऐसे देखा जैसे पहले कभी नहीं देखा था। तुम चाहते हो कि मैं आऊं? लेकिन क्यों? मैंने ये जगह इसलिए बनाई थी ताकि मुझे इसे छोड़ना न पड़े और तुम मुझसे ठीक यही करने को कह रहे हो, वो भी प्रलय आने से कुछ दिन पहले और जब हमारा शिकार किया जा रहा है। लियू वी ने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर हिलाया। अरे यार, ये तो बुरा हुआ। अध्याय 50। मैं अपने सामने खड़े दोनों आदमियों को घूरता रहा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं या क्या कहूं। उनके चेहरे के भाव शब्दों से कहीं अधिक स्पष्ट थे, मानो उन्हें लगता था कि वे जानते हैं कि मुझसे क्या पूछ रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वास्तव में वे जानते थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और आगे बढ़ने की कोशिश की, अपने कमरे में जाकर अकेले में सब कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन मेरी कमर के चारों ओर जकड़ी लोहे की बीम ने मुझे रोक दिया। मैंने पीछे मुड़कर वान चाओ को देखा और फिर उस बांह को देखा जो मुझे जकड़े हुए थी। मुझे छोड़ दो, मैंने बहुत शांत स्वर में कहा।
मुझे सोचना था और उनके आसपास रहते हुए मैं सोच नहीं सकती थी। मुझे टूटकर रोना था और मैं उनके आसपास रहते हुए ऐसा नहीं कर सकती थी। हमसे बात करो, छोटी बच्ची, मेरे पीछे खड़े आदमी की कर्कश, भारी आवाज आई। मैंने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाद दी। सब ठीक है, मैंने अपनी सामान्य आवाज में कहा, जो मेरा सामान्य जवाब होता था जब कोई मुझसे पूछता था कि मैं अपने पिछले जन्मों में ठीक था या नहीं। मुझे बस सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। वांग चाओ ने मुझे ठीक समय पर छोड़ दिया और तभी लियू वेई आगे बढ़ा और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। तुम किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रही हो, मेरी प्यारी। हमसे बात करो, उसने मेरे माथे पर प्यार से चुंबन करते हुए कहा। उन दोनों के व्यवहार को देखकर मुझे महसूस होने लगा कि मेरा धैर्य धीरे धीरे भंग हो रहा है। उनके पास हर बात पर सोचने का समय था, योजना बनाने का समय था, चीजों को कैसे संभाला जाए ये पता लगाने का समय था। और फिर भी जब उन्होंने मुझे अपने फैसले के बारे में बताने का फैसला किया, तो वे मुझसे बस यही उम्मीद कर रहे थे कि मैं क्या उनकी बात मानूं, उनका कहना मानूं। मैं ये सुनकर एकदम जम गया। तभी मेरे दिमाग में एक और बात कौंध गई। क्या मैंने एक कॉलिन की जगह 2 कॉलिन पा लिए? क्या यही हो रहा था? नहीं, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं झेल सकता। बिल्कुल नहीं, छोड़ दो, मैंने ठंडे स्वर में कहा। मेरा स्वर इतना कठोर था कि मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे मुंह से भाप निकल रही हो। मुझे महसूस हुआ जैसे ठंड मुझे जकड़ रही हो, मेरा शरीर बर्फ में बदल रहा हो। लियू वेई ने झट से अपनी बाहें नीचे कर ली और दोनों आदमी हैरानी और चिंता से मेरी तरफ देखने लगे। क्या तुम ठीक हो, प्यारी? लियू वेई ने वांग चाओ के बगल में खड़े होते हुए पूछा, जिससे मुझे सामने के दरवाजे तक जाने का रास्ता मिल गया। मैंने उसे जवाब देना जरूरी नहीं समझा और घर में कदम रखते हुए अंदर चली गई। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद कर लिया और वहीं खड़ी होकर चारों ओर देखने लगी। यह मेरा स्वर्ग था, मेरा, वो जगह जिसे मैं सचमुच अपना कह सकती थी, ये मेरा था। उनकी हिम्मत कैसे हुई यह सोचने की कि मैं यूं ही उठकर चली जाऊंगी, मानो पिछले 1 साल की मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई हो, मानो जिस जिंदगी को मैं अपने लिए बनाने की कोशिश कर रही थी, उसका कोई मतलब ही न हो। मेरे भीतर क्रोध उमड़ रहा था। मेरे विचार तेजी से घूमने लगे और 3 जन्मों की यादें मेरे दिमाग में कौंध गईं। मैं एक अथाह आक्रोश महसूस कर रहा था। मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि मेरा कोई घर है, कोई ऐसी जगह जो सिर्फ मेरे लिए हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं घुटनों के बल गिर पड़ी। मैंने अपना सिर झुका लिया और रोने चिल्लाने लगी, अपने सारे भावों को बाहर निकाल दिया। सिर पीछे झुकाकर मैंने आंखें बंद कर लीं और फिर से चीखने लगी। मुझे अपने पीछे दरवाजे पर जोर से दस्तक सुनाई दे रही थी, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। किसी को मेरी परवाह नहीं थी, तो मैं क्यों उनकी परवाह करूं? वे बस मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे, मुझसे खेल खेल में इंसानों का शिकार करवाना चाहते थे। वे मजे के लिए किसी को भी मार सकते थे। वे, ये कॉलिन नहीं है। मेरे दिमाग में एक धीमी सी आवाज आई और गर्म हवा की एक लहर मेरे गाल को छू गई, जिससे मेरा जमा हुआ शरीर गर्म हो गया। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो सकता है, मैंने पलटकर जवाब दिया, इस बात की परवाह किए बिना कि मैं खुद से बात करते करते पागल हो रहा हूँ। लेकिन वे नहीं हैं। आवाज़ फिर से आए और इस बार मुझे अपने चारों ओर ज्यादा गर्माहट महसूस हुई, मानो किसी ने मुझे गले लगा लिया हो। तुम्हें उन पर भरोसा करना होगा। खुद को बंद मत करो, अपने साथ ऐसा मत करो। मजबूत बनो, इस नई दुनिया में कदम रखो और देखो कि तुम कितनी मजबूत हो सकती हो। अब भी घुटनों के बल बैठी, सिर झुकाए, मेरे भीतर का एक छोटा सा हिस्सा उस आवाज को सुनना चाहता था। मैं जानती थी कि खुद को सबसे और हर चीज से अलग रखना सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं खुद को अपने ही स्वर्ग में कैदी बना रही थी, लेकिन कम से कम मैं सुरक्षित तो रहूंगी। लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं तो सुरक्षित रहने का क्या फायदा? भीतर से एक और धीमी आवाज आई। जितनी देर तक मैं उन दोनों आवाजों को सुनता रहा, मुझे उतनी ही गर्माहट महसूस होती गई। हम तुम्हें सुरक्षित रख सकते हैं, तीसरी आवाज सुनाई दी। यह आवाज बाकी दोनों से ज्यादा ठंडी, मजबूत और दृढ़ लग रही थी। अपनी शर्तों पर बाहर जाओ। अगर तुम दबंग बनना चाहते हो, अपनी पहचान को खुलकर जाहिर करना चाहते हो, तो जाओ और कर दिखाओ। मैंने गहरी सांस ली और अपने कमरे में चारों ओर देखने के लिए आंखें खोलीं। पूरा कमरा बर्फ से ढका देखकर मैं अचंभित रह गई। मेरे चारपाई वाले बिस्तर से बर्फ की डंडियां लटक रही थीं। चादरें बर्फ से इतनी ढकी थी कि उनमें रंग की झलक ही दिखाई दे रही थी। मैं बर्फ के महल के बीच खड़ी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ।
मेरे आश्चर्य का क्षण तब टूटा जब मेरे पीछे का दरवाजा उन आदमियों के जोरदार प्रहार से हिलने लगा। एक गहरी सांस लेकर और अपने कमरे में एक बार फिर चारों ओर देखते हुए मैं खड़ा हुआ और दरवाजा खोला। दूसरी तरफ खड़े दो आदमियों को देखकर, जिनके चेहरों पर घबराहट का एक दुर्लभ भाव था, मानो उनकी दुनिया ही बिखर गई हो, मैंने उन्हें इशारा किया। मुझे लगता है कि मुझे एक नई शक्ति मिल गई है, मैंने शर्माते हुए मुस्कुराया, मानो मेरा सारा मानसिक तनाव अभी अभी हुआ ही न हो। मुझे अपना स्वर्ग छोड़कर जाने में खुशी नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह न कहता कि लियू वेई के परिवार को पाने के बाद मैं यहाँ वापस नहीं आ सकती। उन्होंने कहा था कि वे केवल कुछ पुरुषों को ही ले जा रहे हैं। इस जगह की रक्षा के लिए यहाँ और भी लोग मौजूद होंगे। लेकिन अगर मैं अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी, तो मैं खुद को कैद नहीं कर सकती थी। आज़ाद होने की चाहत का एक हिस्सा असल आज़ादी पाना भी था। मैंने अपनी पीठ सीधी की और हाथ हिलाया, जिससे गुलाबी लपटें कमरे में चारों ओर फैल गईं, बर्फ और हिम पिघलकर सब कुछ सूखने लगा। जब मेरा कमरा फिर से व्यवस्थित हो गया, तो मैंने लड़कों की तरफ देखा। मुझे लिस्ट बनाने और यह पता लगाने के लिए कुछ समय चाहिए होगा कि हमें क्या क्या चाहिए, मैंने उन दोनों आदमियों के पास से गुजरते हुए कहा और नीचे रसोई की ओर चली गई। तैयार हो या ना हो, दुनिया, मैं आ रहा हूँ। आशा है तुम तैयार होगे। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर मेरी स्टोरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।